हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह रिवीजन क्लास हमारा आता है, ठीक है। ये घटना चक्र या आप घटना चक्र मतलब पूर्वावलोकन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स होता है। इसके ये पूरा हम करवाते हैं हैंड रिटन नोट्स से। ये रिवीजन के ही पर्पज़ से करवाते हैं, कोई यहाँ पढ़ाया नहीं जाता। बार बार आपको यही सोचते हैं कि बार बार आप रिवीजन करें, ठीक है। जब बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको घटना चक्र रट जाएगा, ठीक है। ये वीडियो उसी पर्पज़ से देखा करिए। जैसे ये होता है कि जैसे आपने किसी सब्जेक्ट का 7-8 घटना चक्र हैं। मान लीजिए आपने पॉलिटी का घटना चक्र पढ़ लिया, हिस्ट्री का बहुत दिन हो गया नहीं पढ़े हैं तो भूलने लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मतलब दिमाग से निकलने लगता है। तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लाता हूँ। यहाँ पर पूरा घटना चक्र रिवीजन करवाया जाता है, ठीक है। डेली आपको आता है ये। इसके बाद क्या किया जाता है, नीचे क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करवा दिया जाता है, ठीक है। कि आप मतलब आप खुद ही कर लेंगे इन क्वेश्चन को जब हम ऊपर पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये अगर ये आप सीरीज फॉलो कर लिए तो आपकी जो घटना चक्र की प्रॉब्लम है कि पढ़ते हैं भूल जाते, पढ़ते हैं भूल जाते हैं इतनी बार, क्योंकि लगभग 33 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, ये 34वां वीडियो है। वो सब पूरा वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पेपर अभी काफ़ी दिन है, 2-3 महीने बाकी है, तब तक काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ देखिए झील दिया गया है, ये क्वेश्चन आया था। जितने भी क्वेश्चन, जितने वर्ड लिखे गए हैं, एक एक वाक्य लिखा गया है, ये सब पेपर में आपके पूछा गया है। ये झील है और ये नगर है। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा झील किस नगर के किनारे बसा है। तो जैसे ईरी झील के मतलब ईरी झील के किनारे कौन सा नगर है, डेट्रायट है। डेट्रायट नगर ईरी झील के किनारे है। मिशिगन किस झील के किनारे कौन सा नगर है, गैरी नगर है। और ओंटेरियो हैमिल्टन, ओंटेरियो जो झील है ये हैमिल्टन इसके किनारे है नगर। सुपीरियर झील के किनारे डुलुथ है। ये एक बार अलग से ही क्वेश्चन आया गया था, मतलब ये अलग से ही पूछ लिया था कि सुपीरियर झील के किनारे कौन सा नगर है, तो डुलिथ। एक चीज़ याद रखिएगा, जो मिशिगन है ये पूरी तरह से ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। ये पूरी तरह से यहाँ अमेरिका लिख देते हैं, ठीक। अमेरिका चाचा चौधरी के यहाँ है, ठीक है। तो ये मिशिगन जो झील है, क्योंकि ये जो आपकी झीलें हैं मतलब ग्रेट लेक्स बोली जाती हैं, इसमें मिशिगन ही है जो पूरी तरह से अमेरिका में है। ये देखिए यही है आपका मिशिगन, ये पूरी तरह से अमेरिका में दिखा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बना है कई बार, कौन सी झील है जो पूरी तरह से अमेरिका है। पूछा जाता है मांडव पहाड़ियाँ। तो मांडव पहाड़ियाँ कई लोग कहते हैं महाराष्ट्र में लगा देते हैं। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है, ठीक है। याद रखिएगा मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है, गुजरात में है। अब महाराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, बालाघाट पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ और सतमाला हिल्स, ठीक है। ये सब आपकी महाराष्ट्र में है। तो बाला साहब ठाकरे ना, बालाजी ऐसे याद करिए, बाला साहब महाराष्ट्र से, हरिश्चंद्र जी और सतमाला हिल्स ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब देखिए गुजरात का बंदरगाह कस्बा कौन सा है, ये ओखा है, पोरबंदर है, वेरावल है। जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ऐसे याद रख लीजिए, हो सकता कभी आ जाए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिए। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली। ये सब तो याद ही होगा, मूंगफली याद रखिएगा। जायद की फसल में आप मूंग याद करिएगा। उड़द और मूंग बहुत बार पूछा जाता है कि उड़द और मूंग किस प्रकार की फसल है। ये जायद की फसल होती है। और खरीफ की फसल कौन सी होती है, धान तो जानते ही है, मतलब जब अब यही ना पड़ेगा, गेहूं कट गया है, इसके बाद ये जायद की तो आएगी नहीं। इसके बाद आपकी वो इसके बाद जायद की आएगी, ठीक है। मतलब रबी की सॉरी रबी की फसल अभी कटी है, ये गेहूं की। रबी की फसल के बाद क्या बीच में थोड़ा सा गैप होता है जायद की फसल के लिए। जायद के बाद खरीफ की फसल आता है, ये धान वाला, ठीक है। तो जो खरीफ की फसल में ये अभी ये धान गेहूँ, तो धान से मूंगफली, मूंगफली याद रखिएगा। जायद की फसल में मूंग उड़द अभी बोया जाएगा, या कई कई जगह बो दिया गया है उड़द उड़द, ठीक है। कहीं आपके घर पे भी अगर खेती होती होगी तो उड़द उड़द बो दिया गया होगा। चलते हैं यहाँ देखते हैं।
मोर देन वन थर्ड ऑफ द क्रूड स्टील प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम चाइना। तो मतलब एक तिहाई से ज़्यादा क्या स्टील का प्रोडक्शन चाइना में होता है। सेकंड नंबर पर भारत है, थर्ड नंबर पर जापान है, फोर्थ नंबर पर यूएसए है। अब देखिए यहाँ पर चीनी के मामले में फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश है, चीनी के मामले में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। मतलब चीनी का प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा किया जाता है, चीनी के थर्ड मामले में थर्ड नंबर पर कर्नाटका है। ठीक है, तो ये याद, ये जब क्वेश्चन, ये तो 2011 का क्वेश्चन है, ये 2011 का क्वेश्चन में तो वहाँ पर अलग था। ठीक है, तो हमने ये लेटेस्ट डाटा के हिसाब से लिख दिया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो इलाहाबाद, प्रयागराज जानते हैं, प्रयागराज सब लोग जानते होंगे। ठीक है, देश दुनिया जानती होगी प्रयागराज, मतलब ये आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसके बाद मुरादाबाद आता है, फिर गाजियाबाद आता है, फिर आजमगढ़ आता है, फिर लखनऊ आता है। तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ ये आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं। मसालों का बागान किसको केरल को कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मसालों का बागान केरल को। लौह इस्पात केंद्र और देश, हैमिल्टन कनाडा में है, बर्मिंघम यूके में। हैमिल्टन अभी कहीं और आया था क्या, हाँ है? नहीं, हाँ हैमिल्टन, ये देखिए हैमिल्टन ओंटारियो झील के किनारे है। ठीक है, ये कनाडा में है। ठीक है, अब एसेन जर्मनी में है, अंसान चीन में है। तो ठीक है, ये अंसान जो लौह इस्पात केंद्र है ये चाइना में। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं, हम सिंपल क्वेश्चन नहीं लाते, थोड़ा सा टफ ही लाते हैं, ताकि टफ क्या लाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में टफ क्वेश्चन कुछ लोग नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर टफ नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल पढ़ा देंगे तो वो आता नहीं जल्दी। ठीक है, अब देखिए अंसान चीन में है, एसेन जर्मनी में, बर्मिंघम यूके, हैमिल्टन कनाडा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 940 अंतिम आंकड़े के अनुसार, और 940 है, और जो अंतिम दो आंकड़ा आया था उस अंतिम आंकड़े के अनुसार 943 था। ठीक है, तो कुछ भी एक ही ऑप्शन में आएगा, लगा दीजिएगा, चाहे 40 है चाहे 43 है। दमन और दीप, ठीक है, 618 लिंगानुपात था वहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात भारत का है ये, नहीं तो उत्तर प्रदेश का, याद रखिए भारत का 940 है। ठीक है, और दमन द्वीप का कितना है, 618। तो 940 याद करिएगा, यही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 940 और 618। 2011 के अनुसार साक्षरता कितना है, तो साक्षरता 74.04% है। पुरुष का 82.14 और महिला का 65.46% है। ठीक है, तो इसका ऐसे बार बार याद करते रहेंगे, बार बार ये वीडियो देखते रहेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होता। ठीक है, तो आपको हर चीज़ें रट जाएंगी। ठीक है, तो पुरुष का कितना हो गया 82 और महिला का ये 65 हो गया। और 2011 के अनुसार पूरा जनगणना मतलब जन साक्षरता 74, पूरे ये भारत की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रीय औसत की, राष्ट्रीय। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, अब देखिए ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो बिहार और पश्चिम बंगाल ये दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र तो चले जाएंगे तीसरे पे, और चौथे पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तीसरे पे बिहार होगा, कैसे याद करेंगे, देखिए बिहार में 3 अक्षर आता है, और पश्चिम बंगाल में कई ढेर सारे अक्षर आते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 है तो तीसरे नंबर पे रहेगा, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे, इसमें कई अक्षर आते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 के द्वारा आता है, भारत का जो महान्यायवादी। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो क्या कहते हैं, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उन्हीं को नियुक्त करते हैं। मुख्य विधि अधिकारी होता है कौन, भारत का महान्यायाधीश, महान्यायवादी, ये मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, यही होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है, किसको, भारत के महान्यायवादी। मतलब वो चाहे इलाहाबाद कोर्ट में मतलब जा सकता है, भाग ले सकता है, चाहे पटना कोर्ट में। ठीक है, संसद में दोनों सदनों में बोलने और कार्रवाइयों में भाग लेने का उसको अधिकार होता है। ठीक है, देखिए
संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार किसको होता है? भारत के महान्यायवादी। लेकिन वोट नहीं दे सकता, ठीक है, याद रखिएगा, वोट नहीं दे सकता। जैसे अभी बीजेपी कांग्रेस दो वोटिंग चल रही है दो पार्टियों के बीच में, तो ये कहें हम भी वोट देंगे, ऐसा नहीं होता, यह वोट नहीं दे सकते। वह संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट में आ सकता है कि क्या वह संसद का सदस्य होता है? नहीं होता है। वह वोट दे सकता है? नहीं दे सकता है। उसे दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है? हाँ, अधिकार है, वह कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। ऐसे सोच लीजिए, अब जब ये ज्ञाता है, मतलब ये इसको मतलब ये भारत के जो महान्यायवादी हैं, इनको वहाँ पर क्यों बैठाया जाता है, क्यों भाग लेने? क्योंकि इन्हों ये भी कुछ समझें कि कैसे कार्यवाही चल रही है, हमें भी, क्योंकि हाँ, कोई विवाद हुआ तो इनको ही भारत सरकार की तरफ से तो जाना पड़ेगा वहाँ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में। तो ये अपना पक्ष तभी तो रख पाएंगे जब ये खुद से आंखों से देखेंगे क्या विवाद हुआ है, क्या मतलब वाद विवाद चल रहा था दो पार्टियों के बीच या दो लोगों के बीच या दो संस्था के बीच, किसी के बीच में। तो वो इसीलिए इनको मतलब भाग ले सकते हैं ये, लेकिन वो वोट नहीं। कह दिया गया भैया आप भाग लीजिए, सुनिए, जो देख रहा है देखिए, जो सुन रहा सुनिए, लेकिन आप वोट मत करिए, ठीक है। तो यही है, मतलब कुछ खुद से ही वो करिए ताकि आपको याद रहे हर चीज़। ये मत सोचिए कि हर चीज़ उसी एकदम दिमाग से पढ़ाई ही वाला काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब पढ़ाई ही करिए, लेकिन ये ऐसा ना सोचिए कि एकदम ये बर्डन ही वाला काम है। कुछ अपने रियल लाइफ से रिलेट करके उसको देखिए, ठीक है। मुख्य विधि अधिकारी होता ही है। अब देखिए, आप भूलेंगे नहीं कि वो संसद की कार्यवाही में भाग लेगा कि नहीं, ले सकता है। विधान परिषद का सृजन आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है। अब देखिए, नवयुवकों को 18 वर्ष की आयु पर मतदान पहली बार प्रयोग 1989 में किया गया। न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने हेतु, ठीक है, मतलब 1889 में कह दिया गया कि इसके ये 61वां संविधान संशोधन। अभी ये क्वेश्चन आया था 2020 या 21 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये 2011 का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन 2020-21 में भी रिपीट हुआ है। संविधान में आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 में। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष से घटाकर ये 21 वर्ष से घटाकर वोट डालने की एज 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वें संविधान संशोधन 1989। तो कभी 61वां पूछ लेता है, ऑप्शन में देता है, कभी 1989 कर देता है। 1889 निकला होगा तो सॉरी 1989 कर देता है, कभी कभी देते, दोनों याद रखिएगा। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। एजी बेल ने टेलीफोन का, जेएल बेयर्ड ने टेलीविज़न का, अलेक्जेंडर केलेमगम ने पेंसिलिन की खोज किया था, ठीक है। तो ये आपका इसके किस्सा है साइंस का। तो अब देखिए, यहीं पर हर चीज़ आपको मिल जाता है एक ही वीडियो में, ठीक है। एस चंद्रशेखर ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन। नोबेल पुरस्कार 1983 में इनको मिला था, ठीक है। अब अगर पूछे आपसे कोई ब्लैक होल का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। पूछे अच्छा बता दीजिए, उनको नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था। अब देखिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, मान लीजिए आप अपना पूरा प्रतिबिंब, आप रूम में हैं, आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो कितना होना चाहिए? जितना, मान लीजिए आपकी ऊंचाई कितनी है, 6 फुट है, 3 फुट का वो शीशा होना चाहिए। 3 फुट अपने शीशा लगाइए अपने उसमें रूम में, फिर आप अपनी पूरी बॉडी को देख सकते हैं, ठीक है। कितनी? 3 फुट की, मतलब आधी होनी चाहिए व्यक्ति की। ग्रेफाइट मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये तो बचपन से ही पढ़ते रटते आ रहे हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, ये भी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, इतना इतना सिंपल क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछा जाता है। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक नहीं बनाता। अगर आप गैस भरवाने जा रहे हैं गुब्बारे में, तो वो गैस वाला क्या करेगा? भैया आप हीलियम गैस भरवाइए, हाइड्रोजन मत भरवाइए। आप पूछेंगे क्यों भैया, ऐसा क्यों है? तो आप कहेंगे, बताएगा आपको कि ये ज्वलनशील नहीं होता, मतलब ये विस्फोट नहीं करेगा, नहीं तो ये हाइड्रोजन कहीं जाके उड़ जाएगा, विस्फोट कर देगा, किसी जंगल में गिर जाएगा तो पूरा जंगल ही जल जाएगा, वहाँ के जानवर पूरा
तबाह हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हीलियम भरा जाता है, हीलियम विस्फोटक नहीं होता है, ठीक है, हल्का भी थोड़ा सा होता है। अब देखिए हार्न सिल्वर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर कहते हैं। आर्टिफिशियल रेन सिल्वर आयोडाइड, अब देखिए ये क्वेश्चन पिछले भी वीडियो में आया था, रिपीट हुआ था। तो आर्टिफिशियल रेन सिल्वर आयोडाइड, तो बारिश आया, जब रेन आता है तो क्या कहते हैं हम सब, बारिश आया। फिलस्पर ऊन जिंक ऑक्साइड है, फ्लॉस्पर उल जिंक ऑक्साइड। मार्फिन एनालॉजेसिक, सोडियम कैरोसिन तेल में रखा जाता है, मार्फिन इससे रिलेटेड है। बोरिक अम्ल किससे है, एंटीसेप्टिक कीटनाशक आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर में 50% कॉपर होता है, 15% निकिल होता है, 35% जिंक होता है, 0% सिल्वर होता है। यहाँ सिल्वर भले लिखा है लेकिन यहाँ 0% सिल्वर होता है, ठीक है। जैसे कहा गया है हाथी के दांत दिखाने के और खाने मतलब कुछ और, ठीक है, ये मुहावरा आप हिंदी में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है। अब रेफ्रिजरेटर जो होता है हेल्प करता है फूड प्रिजर्वेशन। आप अपना खाना फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि उसकी मतलब जो आपका बायोकेमिकल रिएक्शन है वो डिक्रीज कम हो जाए, ताकि जो ख़राब होने की प्रोसेस जल्दी जल्दी चल रही है वो 2-4 दिन और कम हो जाए और चलता रहे। तो ठीक है, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन यही होता है, ठीक है। इसीलिए हम खाना फ्रिज में रखते हैं कुछ दिन बना रहे। इंडियन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है, बीपी का मिक्सचर होता है इंडियन, बीपी याद रखिएगा, सिर्फ इंडियन गैस नहीं, भारत गैस कोई भी गैस हो वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सर होता है। क्या याद करेंगे, बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है। नहीं तो कभी मैं ये लिख दिया, मैं सोचा हो सकता है कभी ये फार्मूला ही दे दिया, तब क्या करेंगे। ठीक है, तब को कुछ भी कर सकते हैं, एग्जामिनर हैं वो, उनका सोचने का तरीका अलग है। अब अगर हम उनकी सोच को सोच लेंगे तब तो हम पेपर पास ही कर देंगे, हमें कुछ अपने हिसाब से करना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है CO2, ठीक है, CO2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए। एंड H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अम्ल वर्षा से प्रभावित कौन कौन से राज्य हैं, नॉर्वे है, कनाडा है, स्वीडन है, फिनलैंड है, चेक गणराज्य है। तो अम्ल वर्षा से प्रभावित राज्य कौन है, नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, चेक गणराज्य। मतलब वो ये वही सब कंट्री हैं जहाँ पर क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशहाल वाले देश हैं। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए से रतौंधी अगर कमी हो जाती है, विटामिन ए की रतौंधी रोग हो जाता है। इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है विटामिन ए का, ठीक है। शरीर में वृद्धि में सहायक होता है विटामिन ए, वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। तो बीसी क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, गई भैंस पानी में, तो बीसी पानी में घुलनशील होता है। अगर आपसे पूछे कि बीसी कितने होता है, तो पानी में घुलनशील होता है। अगर मैं पूछूं आपका और सब जैसे KEDA कीड़ा, ठीक है, तो ये किस में होता है, ये वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। तो ठीक है, याद रखिएगा, बार बार रिवीजन करिए, हर चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। आँख सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है हार्मफुल रेडिएशन में। ये क्वेश्चन कैसे बना था कि हार्मफुल रेडिएशन में सबसे ज़्यादा संवेदनशील आपके बॉडी का कौन सा पार्ट होता है, तो वो आँख होती है। कौन सा, आँख होती है। आप सब प्लीज़ एक काम ही किया करिए, इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में, और लाइक कर दिया करिए, और मतलब और जो बच्चे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। आप सिर्फ इस चैनल पर बने रहिएगा, ये आपको रिवीजन का क्लास, पूरे यूट्यूब पे कोई रिवीजन नहीं करवाता है शॉर्ट नोट, हम रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। वो भी घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं सब कुछ। नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, यूरिया को छानकर बाहर करना होता है, कई हार्मोन्स का स्रावण करना होता है, ठीक है। एनोसीमिया क्या है, लॉस ऑफ सेंस स्मेल, कोरोना वाली बीमारी जो होती है वो एनोसीमिया होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा एनोसीमिया क्या है, लॉस ऑफ सेंस स्मेल होता है कोरोना वाली, मतलब जो क्या होता है, जैसे आपको कोरोना हुआ था, कुछ लोग जब कोरोना हुआ था कुछ लोग की स्मेल चली गई थी, ठीक है। तो क्या होता, वही होता है, जब स्मेल चली जाती है तो वही कोरोना वाला वो एनोसीमिया कहलाता है, तो एनोसीमिया।
मच्छरों को नियंत्रण करने हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? गैम्बूसिया। तो गैम्बूसिया या क्या कहते हैं, ये मछली है, ये जो कीटभक्षी मछली, ये मच्छर खाती है, ठीक है। अगर आपके क्या है, कोई ये मतलब आपका घर है, यहाँ तालाब है, तो वहाँ पर गंबूसिया मछली डाल दीजिए, घर पे मच्छर नहीं आएंगे। साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। बीएमडी का परीक्षण परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग की पहचान किया जाता है। हड्डी क्षरण, बोन मिनरल डेंसिटी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हड्डी रोग से संबंधित इसकी जांच की जाती है। इम्नियोस्टोसिस भ्रूण लिंग को जांच किया जाता है, फोर्टल सेक्स को। इस सब का क्वेश्चन का हम टेस्ट भी ले चुके हैं, ठीक है। जाके आप टेस्ट भी पूरा दे सकते हैं, ठीक है। जालौन मतलब उरई, मतलब यहाँ का मुख्यालय उरई में है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी में इनका मुख्यालय है। संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोही में। कुशीनगर का पडरौना में है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2000 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मतलब इसका मतलब उद्घाटन किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है। लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में बाबतपुर है। कानपुर में चकेरी है। आगरा में खेरिया है, ठीक है, आगरा में खेरिया है। कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से 1926 से लगातार हो रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। कौन है? सारस है। पशु क्या है? बारहसिंघा है। वृक्ष क्या है? अशोक है। पुष्प क्या है? कमल पलाश है। खेल क्या है? हॉकी है। चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, तीर और धनुष। एक तीर और धनुष। तो चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर और धनुष। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जेके टेम्पल कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, ठीक है। तो देवी पाटन मंदिर तुलसी में है। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो मतलब चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये तुलसीपुर जानते हैं कि देवी पाटन, ये बलरामपुर के आसपास है, ठीक है। ये चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है, ये एरिया में ये चावल की खेती सबसे ज़्यादा है। नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब है। डब्ल्यू के आविष्कारक टिम बर्नर-ली है। जनवरी 2010 में उत्तराखंड राज्य द्वारा जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। पंडित दुर्गा लाल नृत्य डांस से संबंधित। लाल गुड़ी जयरामन वाद्य यंत्र से है। बाल मुरली कृष्ण कंठ संगीत वोकल म्यूजिक से संबंधित है। अमृता शेरगिल चित्रकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमृता शेरगिल का। पेंटिंग और प्रिंटिंग कृष्णा या चित्रकला से संबंधित, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। दुर्गा लाल नृत्य से डांस से है। लाल गुड़ी जय रामन वाद्य यंत्र से। बाल मुरलीकृष्ण कंठ वोकल म्यूजिक। अमृता शेरगिल पेंटिंग कृष्णा चित्रकला से है। अब देखिए ओणम केरल राज्य प्रच्छाद के पौत्र महाबली से संबंधित है। यह प्रतिवर्ष श्रवण शुक्ल की त्रयोदशी में मनाया जाता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन जानते कैसे बना था कि ओणम त्यौहार किस भगवान के उसमें मनाया जाता है, मतलब किसके याद में मनाया जाता है। जैसे हम सबके यहाँ दीपावली होती है, भगवान रामचंद्र जी आए हैं वन से, ठीक है, मतलब रावण का विनाश करके, तब मनाया जाता है। और कैसे दुर्गा पूजा, जैसे अभी नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि क्या माता दुर्गा के नाम पर, तो ऐसे ओणम पूछा गया था किसके नाम, तो महाबली के नाम पर मनाया जाता है, ठीक है। अतापू केरल राज्य में ओणम पर्व में के दौरान घरों में बनाई जाने वाली रंगों की होली। तो ये उसी साल 2011 में दोनों पूछा गया था कि अतापू और ओणम। तो सोचिए अगर दोनों अगर आप डिटेल में पढ़े हैं तो दोनों कर लेंगे, 2 क्वेश्चन आपका 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो ओणम और अतापू ये मतलब ये यही ओणम अतापू ओणम से ही संबंधित है। सन सिटी इज लोकेटेड साउथ अफ्रीका में। सन सिटी कहाँ लोकेटेड है? साउथ अफ्रीका में। कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। तो गिरिजा देवी किस घराने से? बनारस घराने से संबंधित ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है, इसको दिमाग में रख लीजिए।
कभी भी पूछा जाए कोई गिरजा देवी कहाँ से, बनारस घराने से। फर्रुखाबाद जाना जाता हाथ की छपाई के लिए। अब देखिए यहाँ पर हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक W.M. एडम्स हैं, ठीक है। हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं W.M. एडम्स। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सब जानते होंगे। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए, जंगली हाथियों के लिए। इडुक्की जनपद में पेरियार नदी पर है, ठीक है। अब देखिए स्थानीय स्वशासन के बारे में 60 नोट है, थोड़ा सा देख लीजिए। पंचायती राज प्रणाली इसकी शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, ठीक है। कुल कितने विषय हैं पंचायती राज प्रणाली में, 29 विषय हैं, ठीक है, याद रखिएगा 29 विषय हैं। लेकिन नगर पालिका में नगरीय में 18 विषय हैं, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें 29 हैं, उधर 18 हैं। अब देखिए इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक ग्राम पंचायत होती है, एक खंड पंचायत होती है, एक जिला पंचायत होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत। जैसे खंड विकास अधिकारी, जैसे आप बीडीओ जब बनेंगे, ये वाला बीडीओ, ठीक है, ये कौन वाला बीडीओ, ये वाला BDO, तो इसमें आप हेड रहेंगे, यहाँ पे खंड है, ठीक है, BDO, ठीक है। ये PCS के थ्रू ही जब आप पेपर टैकल करेंगे तो PCS के थ्रू बनेंगे, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है ये BDO वाली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है, शुभारंभ किया गया। संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 में ये इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन ये जनक माने जाते हैं। ये स्थानीय स्वशासन किसका है, राज्य सूची का विषय होता है, किसका, राज्य सूची का विषय होता है। अब देखिए नगरीय स्वशासन प्रणाली ये संवैधानिक दर्जा दिया गया इसको भी, ठीक है, 74वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। ये अधिनियम 1992 में 1 जून 1993 से लागू हुआ। तो ये याद रखिएगा 74वां नगर के लिए और गांव के लिए 73वां, ठीक है, गांव के लिए 73वां, नगर के लिए 74वां। इसमें 3 पार्ट होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पंचायत जो आपका होता है वो एकदम छोटे लेवल का होता है, नगर पालिका थोड़ा सा डेवलप सिटी होती है, ठीक है, और नगर निगम क्या होता है, ये बड़ी सिटी होती है, जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, यहाँ नगर निगम चलते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, अब तो बता देंगे, वीडियो पॉज करके सोचिए कौन सा किस में होगा। तो इरी क्या होगा, इरी झील के किनारे कौन सा है, डेट्रायट। डेट्रायट कहाँ है, इरी डेट्रायट के। मिशिगन के सामने मिशिगन झील के पास कौन सा नगर है, गैरी। तो मिशिगन के गैरी, तो मिशिगन गैरी है, ठीक है। ओंटारियो के किनारे कौन सा नगर है, ओंटारियो, हैमिल्टन, ठीक है, तो ये हैमिल्टन। तो ये देखिए टा यहाँ भी आ रहा है और टा यहाँ भी आ रहा है, तो ओंटारियो हैमिल्टन। सुपीरियर डुलुथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर डुलुथ, ठीक है। तो कौन सा आपका इसमें सही हो जाएगा, इसमें आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन महाराष्ट्र में नहीं है, तो महाराष्ट्र में कौन नहीं, ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है, तो ये मांडव पहाड़िया आपका महाराष्ट्र में नहीं है। तो मांडव पहाड़िया कहाँ है, गुजरात में। ये सब करवा दिए हैं, फिर दोबारा करवा रहे हैं। कौन गुजरात का बंदरगाह का कस्बा नहीं है, तो गुजरात का बंदरगाह का कस्बा जामनगर नहीं है। कौन सी फसलें जायद में सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं, जायद की फसल कौन सी है, तो ये तो चना है ही नहीं, क्योंकि चना रबी की है, ठंडी में रबी में बोई जाती है ना चना। चावल तो ये तो खरीफ की है। मूंगफली ये भी खरीफ की है, तो ये मूंग और उड़द हो गया। अब देखिए
इसमें बताइए कौन सा आपका ये सही है। तो कह रहा है कि हैमिल्टन कहाँ है, तो हैमिल्टन कहाँ है, कनाडा में है। तो ए का दूसरा कहीं है, तो ये भी कैसे कैंसिल और ये भी कैंसिल, यह भी ये भी। तो हैमिल्टन कहाँ पर है, कनाडा में है। बर्मिंघम कहाँ है, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम ना, यूके। तो बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, ये तो सब जानते ही हैं। तो बी का तीसरा यही है, देखिए। एसेन कहाँ है, एसेन एसेन जर्मनी में है। तो लौह इस्पात केंद्र है, सॉरी, एसेन जर्मनी में है लौह इस्पात। अंसान कहाँ है, तो अंसान चाइना में है। बस कौन सा युग सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो कोयली कहाँ है, तो कोयली गुजरात में है, तो एकदम सही है। नागपट्टिनम कहाँ है, तो नागपट्टिनम तमिलनाडु में है। तो ये आंध्र प्रदेश में दिया है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखिएगा। नुमालीगढ़ असम में है, ठीक है, नुमालीगढ़ असम में है। मनाली तमिलनाडु में है। तो सब कुछ सही है, सिर्फ यही आपका बी वाला गलत है, नागपट्टिनम तमिलनाडु में है। संसद को संबोधित निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो बताइए संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो संसद को भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है बताइए एक बार वीडियो पॉज करके। तो इसमें सी वाला सही नहीं है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, गलत है। क्या आपका राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो मंत्रिमंडल नहीं बन सकता है, बन सकता है, वो भी मंत्री बन सकता है। जैसे कैसे, शायद अश्विनी वैष्णव आपके राज्यसभा से आते हैं, वो मंत्री बने हैं, ठीक है, वो कैबिनेट मंत्री बने हैं, ठीक है। तो राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, वो सब मंत्री बन सकते हैं। नवयुवकों को 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग आम चुनाव में किया गया। किस आम चुनाव में पहली बार ये प्रयोग किया गया कि अब ये नवयुवक 18 वर्ष के आयु होंगे तब भी चुनाव, तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको चेंज कर दिया गया। अब इसमें बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको बताइए वीडियो पॉज करके। तो देखिए, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, सही। एजी बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। जेएल बेयर्ड ने टेलीविज़न का। अब देखिए, पेंसिलिन की खोज जे पार्किंसन ने नहीं किया, पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, ने किया। ये डी वाला गलत है आपका। यहाँ देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है, व्यक्ति की आधी होती है, देखिए। बस इतना ही है, सब क्वेश्चन करवा दिए थे हम टेस्ट में ही, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लाए। तो आपका ये वीडियो आता ही रहेगा, ये मत सोचिएगा ये बंद होगा। हाँ, इसमें नए नए आपके इनोवेशन हो सकते हैं, मैं जैसा चाहूँगा कि क्या आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।